हम बात करेंगे बेटा हीट इंजन की पढ़ेंगे। एक स्पेशल हीट इंजन है, इसे बोलते हैं कैरनॉट्स हीट इंजन। एक साइंटिस्ट सैडी कैरनॉट, इन्होंने 1834 में ये कॉन्सेप्ट दिया था हीट इंजन का, इसलिए इसको कैरनॉट्स हीट इंजन कहते हैं। This heat engine works in a reversible cycle. This heat engine works in reversible cycle, and इस साइकिल को बोलते हैं कैरनॉट साइकिल। In this cycle, there are 4 processes. There are 4 stages. और वो 4 stages क्या हैं? First is isothermal expansion. Second is adiabatic expansion. तीसरा है isothermal compression. And the 4th stage is adiabatic compression. ये चारों स्टेजेस मिलकर बनाते हैं कैरनॉट साइकिल, which is actually a reversible cycle. वापस उसी पे आ जाते हैं, लूप की फॉर्म में है। अगर पीवी डायग्राम बनाई जाए, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम बना के हम इसे समझें। So we do it this way. Here volume here, pressure here. इसी से A से स्टार्ट करते हैं। Isothermal expansion. You know, isothermal process is a slow process. So this is slow expansion taking place at some temperature P1, and in this process pressure changes from P1 to P2 and volume change होता है P1 से P2 हो जाता है। It is from A to B. इसको क्या बोलेंगे हम? Isothermal expansion. फिर adiabatic expansion है, बिना हीट दिए एक्सपेंशन होगा, फ्रॉम B to C आ गया। दिस इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स P3 V3। एक्सपेंशन में बेटा वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। पहले वॉल्यूम बढ़ा, V1 से V2 हो गया और फिर V2 से V3 हो गया, बट ये आइसोथर्मल देखिए स्लो है और ये सडन है कंपैरेटिवली। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है, तीसरी जो स्टेज है इसमें, वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में C से वापस D, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर से T2 एंड B पर आगे प्रेशर बिकम्स P4, वॉल्यूम बिकम V4, एंड फिर लास्ट इज adiabatic compression, वापस D से A। So this way we have all the 4 stages in this diagram. First stage, isothermal expansion. Second stage, adiabatic expansion. Third stage, isothermal compression. और fourth stage है adiabatic compression.
ये जो आपको साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है, इसी साइकिल को बोलते हैं कार्नोट्स साइकिल। ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, इसमें प्रेशर P1 से P2 और वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, ये फर्स्ट स्टेप की इक्वेशन लिखें तो क्या बन जाएगा मेरे पास? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। कौन सी इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन है किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस की। P into B कांस्टेंट होता है, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सेकंड स्टेज या सेकंड स्टेप में क्या हुआ बेटा? प्रेशर P2 से P3 और वॉल्यूम V2 से V3 हो गया। लेकिन सेकंड स्टेज तो एडियाबेटिक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस? P2 V2 गामा इक्वल टू P3 V3 गामा। देन थर्ड स्टेप इज अगेन आइसोथर्मल, और उसमें प्रेशर P3 से P4, वॉल्यूम V3 से V4 हो गया। सो वी राइट P3 V3 equals to P4 V4, and finally it is again B to A, so we write P4 V4 gamma equal to P1 V1 gamma. These are the equations. हम एक छोटा सा रिलेशन यहाँ डेवलप कर लेंगे इन्हीं चार इक्वेशंस की हेल्प से। we'll multiply all. When you multiply all, we have P1 V1, P2 V2 gamma, P3 V3, P4 V4 gamma equals to, करवा के ये P1 P2 P3 P4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास बनेगा P2 V2 P3 V3 का मान, P4 V4 P1 V1 का मान। ये देखो P1 P2 P3 P4 P2 P3 P4 P1 सब कैंसिल। This way, we have V1, V2 gamma, V3, V4 gamma will be equal to V2, V3 gamma, V4, V1 gamma। ठीक है? अब ये जो गामा वाले टर्म्स हैं इनको यहाँ रहने दो। V2 gamma, V4 gamma divided by V2 V4 equals to V1 gamma V3 gamma, V1 V3 divided by, इधर से V1 V3 भी नीचे आता है। After that, you will simply write it as V2 V4, V2 raised power gamma minus 1, V4 raised power gamma minus 1 equal to V1 gamma minus 1, V3 gamma minus 1। अब ये जैसे x square y square है तो x into y का whole square बोल सकते हैं। So can we write V2 V4 gamma minus 1 equal to V1 V3 gamma minus 1। जैसे x square equal to y square होता है तो x equal to y, ये पावर दोनों तरफ सेम है। So क्या बोल सकते हैं? V2 V4 is equal to V1 V3, right? So we can say डायरेक्टली याद रखना है आपने इस फॉर्मूले को, थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज नॉट वेरी सिंपल। V2 by V1 is not equal to V4 by V3। इस स्टेज में फाइनल वॉल्यूम क्या है? V2, तो V2 by V1। इस स्टेज में फाइनल वॉल्यूम क्या है? V4, इट इज V3 by V4। V1 या V1 by V2 ऐसे नहीं बोल सकते हो, इसी के बेसिस पे V1 by V2 is equal to V4 by V3, not V3 by V4।
ये हो गई बेटा कैरनॉट साइकिल की 4 स्टेजेस। अब टेक्निकली ये चारों स्टेजेस कैसे होती कैसे हैं, हाउ द प्रोसेसेस आर हैपनिंग, उसके लिए हमें ये देखना है कि इस कैरनॉट हीट रीजन में डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। दिस कैरनॉट हीट रीजन हैज 4 डिफरेंट पार्ट्स। One is source, the other is sink, then we have working substance, and the fourth is some insulating stand. इंसुलेटिंग स्टैंड होता है। ये 4 पार्ट्स हैं किसी भी कैरनॉट हीट रीजन के, और इन 4 पार्ट्स की हेल्प से देखो चारों स्टेजेस कैसे होती है। व्हाट इज दिस सोर्स? ये एक ऐसी बॉडी है which is kept at a very high temperature and that temperature is T1 Kelvin. सिंक क्या है बेटा? सिंक लो टेम्परेचर बॉडी है, राइट? ये मान लीजिए ये सोर्स है, इसका टेम्परेचर है T1 केल्विन। ये सिंक है, इसका टेम्परेचर है T2 केल्विन। देन वी हैव वर्किंग सब्सटेंस। ये वर्किंग सब्सटेंस एक गैस की फॉर्म में है और ये एक कंटेनर होता है जिसकी इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, टॉप भी इंसुलेटिंग है बट ये बेस कंडक्टिंग है। और फोर्थ पार्ट है इंसुलेटिंग स्टैंड। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। क्या किया जाता है बेटा? इसमें कोई गैस होती है, दिस इज मूवेबल पिस्टन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज कैसे होगी? फर्स्ट स्टेज क्या थी हमारी? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, जो ये कंटेनर है, इसे हम सोर्स के ऊपर रखते हैं। एंड सोर्स क्या? सोर्स तो वो बॉडी है जिसका टेम्परेचर हाई है। तो क्या होगा, यहाँ से हीट इसमें जब चली जाएगी तो इसका और इसका थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, राइट? बट यहाँ पर एक्सपेंशन होगी, जो यहाँ से हीट आ रही है उसके कारण क्या होगा? एक्सपेंशन होगी। उसे बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि वो T1 टेम्परेचर पे हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ T1 भी लिख दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेज कि ये जो वर्किंग सब्सटेंस है जिसका जो कंटेनर का बेस है वो कंडक्टिंग है, इसे रखा जाता है सोर्स के ऊपर। सोर्स से हीट एंटर करेगी, एक्सपेंशन होगी एट ए टेम्परेचर T1, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कैसे होगी? इसी वर्किंग सब्सटेंस को यहां से उठा के इस स्टैंड के ऊपर रखते हैं। अब वॉल्स तो पहले ही नॉन कंडक्टिंग थी, वॉल्स तो पहले ही इंसुलेटिंग है, अभी बेस भी इंसुलेटिंग हो गया। तो अभी जो है अंदर टेम्परेचर ज्यादा है T1, क्योंकि हमने सोर्स के साथ कांटेक्ट में रखा था पहले। तो अब जो एक्सपेंशन होगी वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, क्योंकि अब हीट एस्केप नहीं हो सकती, हीट एंटर नहीं हो सकती। और उस एक्सपेंशन में क्या होगा? जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, हमने पढ़ा हुआ है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम हो जाता है, राइट? टेम्परेचर कम हो गया, 2 स्टेजेस हो गए हमारे पास, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर इस गैस को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस कैसे करते हैं? द सेम कंटेनर इज केप्ट इन कांटेक्ट विद द सिंक, यहां रखा और ऊपर से कोई वेट हम रखते हैं, वेट अटैच करते हैं या कोई फोर्स लगाते हैं, जिससे क्या होगा? गैस कंप्रेस होगी। गैस को कंप्रेस करेंगे एट ए टेम्परेचर T2, तो वो T2 टेम्परेचर पे जो कंप्रेशन हुआ दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल कंप्रेशन। उसमें क्या होगा? हीट विल बी लाइक, जैसे यहाँ क्या हुआ, सोर्स से हीट एंटर करी ना,
तो अब क्या हुआ, जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ था तो टेम्परेचर कम हो गया। अब जब इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो यहां से हीट निकल के फिर से सिंक में चली जाएगी। इस वाली स्टेज में जब हम कंप्रेस करेंगे दैट मींस वी आर डूइंग वर्क ऑन इट, तो उससे हीट जनरेट होगी। वो कहां गई है, सोर्स के कांटेक्ट में चली, कांटेक्ट में सोर्स के साथ है तो सॉरी सिंक में है तो सिंक के अंदर चली गई वो हीट, इसलिए वो सिंक है, मतलब वो हीट एब्सॉर्बर है। 3 स्टेप्स हो गए, यहां पहुंच गए। देन फाइनली इस कंटेनर को उठा के फिर से इसके ऊपर रख दो। अब हर तरफ से फिर एडियाबेटिक हो गया ना, फ्रॉम ऑल साइड्स नाउ इट इज इंसुलेटिंग। अब जो हम कंप्रेस करेंगे उस कंप्रेशन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वापस T1 हो जाएगा टेम्परेचर, और वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। जो एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, और जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा उसमें टेम्परेचर कम होगा। यहाँ सिर्फ दो ही स्टेजेस ऐसी हैं जिसमें वर्क हुआ। जितना अगर हम लॉजिकली भी देखें, देखो ये एक्सपेंशन, फिर ये एक्सपेंशन, ये वाला एक्सपेंशन जो है दिस विल बी बैलेंस्ड बाय दिस कंप्रेशन। आपको पता है कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव होता है, लेकिन ये वाला एक्सपेंशन और ये वाला जो कंप्रेशन है दे आर अलाउंग डिफरेंट पार्ट्स। इसके अंदर जो एरिया है वो तो इसके बराबर नहीं होगा, तो नेट अगर वर्क कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकली या डायग्रामेटिकली वो तो बोलेंगे एरिया विद इन द लूप, बट ओवरऑल जो वर्क होगा वो किस प्रोसेसेस में, कौन से प्रोसेसेस में होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड और फोर्थ इक्वल एंड अपोजिट है। फर्स्ट प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा कितना वर्क होता है, कैलकुलेट किया हुआ हमने। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क होगा वो बेसिकली हीट के फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू RT1 log V2 by V1। याद है कैसे किया था मैंने, जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं dW तो होता है ना PdV, तो इसी P की जगह जब RT by V लिख दोगे तो log V आ गया था। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन V1 to V2 आपने किया हुआ है, और ये हो गया W1। W2 जो होगा दैट विल बी माइनस Q2, क्योंकि कंप्रेशन में वर्क जो है वो नेगेटिव होता है, सो इट वुड बी माइनस RT2 log of V4 by V3, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम V3 है, फाइनल वॉल्यूम V4 है। लेकिन अगर यहां से ये माइनस हटा दें, ये आपको पहले भी बताया हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं W2 इज इक्वल टू ये माइनस यहां से हटा देना RT2 log V3 by V4। चलेगा, ये पता चला कैसे आया, एक लॉग की प्रॉपर्टी है ना, log m रेज पर n इज n log m, तो ये -1 जब ऊपर चला जाएगा इधर तो पावर रिवर्स हो जाएगी। W1 एंड W2, ये W1 एक्चुअली Q1 है और W2 Q2 है, और वो नेगेटिव वर्क है, Q2 बोलते हैं इसको। नेटवर्क क्या होता है बेटा, कल भी बताया आपको, ये हम अभी यही पढ़ रहे हैं हीट इंजन में। ओवरऑल वर्क कितना हो गया, Q1 माइनस Q2, तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट W इज इक्वल टू RT1 into log V2 by V1 माइनस, थोड़ा लेंथी है ये, V3 by V4, राइट। और अगर हम यहाँ एफिशिएंसी की बात करें, so we'll say efficiency is equal to W by Q1. What is W? RT1 V2 by V1 minus RT2 log divided by Q1 की जगह ये RT1 log of V2 by V1। अभी हमने प्रूव किया था कि V2 by V1 V3 by V4 होता है, अभी किया था जब वो चारों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया। करना जरा आगे थोड़ा सा, V3 by V4 बराबर होता है, तो आप कॉमन लेंगे
आर भी कॉमन ले लो, log v2 by v1 ही ले लीजिए कॉमन, p1 minus t2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय r log v2 by v1 तो है ही है, p1 रख दो अंदर, तो ये कैंसिल। So we have eta equal to simply t1 minus t2 by t1 और eta equals to 1 minus t2 by t1। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, इसी को हमें परसेंटेज में लिखना है। ये स्टेटमेंट है जिसे बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट्स हीट इंजन। इसकी सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली, कब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, किसको ज्यादा चेंज करने से एफिशिएंसी में ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, वो सब। Finally, we have one statement, इसे बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें बेटा दो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी। वन इज कॉल्ड एज क्लॉजेस स्टेटमेंट, द अदर इज कॉल्ड एज और केल्विन एंड मैक्स प्लैंक के नाम से है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्लॉजेस स्टेटमेंट क्या है बेटा? क्लॉजेस स्टेटमेंट बेसिकली दोनों की दोनों स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं है, उसका तो हो ही सकता है कभी। क्लॉजेस स्टेटमेंट सेज कि it is impossible for a self-acting machine to transfer heat from a colder body to a hotter body। पॉसिबल नहीं है किसी ऐसी मशीन के लिए जो अपने आप काम करके हीट को ट्रांसफर करे फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। रेफ्रिजरेटर में ऐसा होता है, रेफ्रिजरेटर में हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर, लेकिन रेफ्रिजरेटर एक सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है। इट इज ए ड्रिवन मशीन, मींस रेफ्रिजरेटर को एनर्जी सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके
तभी वो ट्रांसफर करेगा हीट को फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर। ठीक है, अगर हीट कोल्ड टू हॉट फ्लो करे तब भी एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, बट हीट अपने आप कोल्ड टू हॉट नहीं ट्रेवल कर सकती। इज द सेम थिंग कि जैसे पानी नीचे कहीं पड़ा है, फ्लोर के अंदर कोई टैंक है, उससे अपने आप ऊपर नहीं जा सकता, उसके लिए हमें तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मोटर ऑन करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसी मोटर नहीं है जो अपने आप, मतलब बिना बिजली के या बिना किसी सोर्स के, बिना किसी एनर्जी के वाटर को ट्रांसफर कर दे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। देखिए इस स्टेटमेंट को क्लॉजिंग स्टेटमेंट बोलते हैं कि कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन ऐसी नहीं बनी जो हीट को ट्रांसफर करे फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर। और केल्विन और प्लैंक का जो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली ये स्टेटमेंट है कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, बट आपने इस स्टेटमेंट को एज इट इज याद रखना है वर्ड टू वर्ड, इसलिए मैं लिख रहा हूं इट इज impossible to get a continuous supply of work. It is impossible to get a continuous supply of work by transferring heat from hot body to cold body. It is impossible to get a continuous supply of work by transferring heat from a hot body to a cold body. Yeah, so it is impossible to get a continuous supply of work by, जब heat transfer करेंगे तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, by cooling a body to a temperature which is less than coldest of the surroundings. It is impossible to get a continuous supply of work by cooling a body to a temperature which is less than coldest of the surroundings. मतलब किसी बॉडी से हीट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं जब कोई बॉडी हीट लूज करेगी तो वो कूल होती जाएगी, तो कूल होती जा रही है, हीट लूज कर रही है, उस हीट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर सम पर्पस। ठीक है, जैसे हीट इंजन में वही तो करते हैं, कूलिंग हो गई बॉडी की। अब ये कूलिंग इतनी नहीं हो सकती कि सराउंडिंग्स में जो सबसे कोल्डर बॉडी है उससे भी कम हो जाए, मतलब हीट ट्रांसफर करने की कोई लिमिट है। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी हीट ट्रांसफर करती जा रही है दूसरी बॉडी को और फाइनली इसके अंदर हीट ही नहीं रहे और सारी की सारी हीट उसको देगी, उसका टेम्परेचर कभी भी जीरो नहीं हो जाएगा। तो जो कोल्डेस्ट ऑफ सराउंडिंग्स है उससे नीचे नहीं जा सकती है, जिसका ये मतलब है कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई कभी भी नहीं मिलेगी हीट की। जैसे ही मान लो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग्स है, तो हीट आ रही है तो हम इस हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर सम वर्क, बाकी इधर जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है, इसका तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब बोलो कि इसका टेम्परेचर जीरो हो जाए और हमें वर्क मिलता है, वो पॉसिबल नहीं। ये टेम्परेचर कभी भी सराउंडिंग से कम नहीं हो सकता, इसका मतलब हमें हमेशा वर्क नहीं मिलेगा। जैसे ही सिस्टम और सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो वर्क का सप्लाई भी बंद हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सेड इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क। एक हमारे पास हॉट बॉडी है तो हम हमेशा ही वर्क लेते रहेंगे उससे, हीट की फॉर्म में नहीं हो सकता ऐसा। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं है। रेफ्रिजरेटर सेल्फ एक्टिंग नहीं है, इस केस में तो रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, ये तो हीट इंजन के लिए ही होगा। कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी से हीट निकाल के हमें वर्क नहीं मिल रहा। रेफ्रिजरेटर में तो ये है ही नहीं, रेफ्रिजरेटर में तो हम हीट दे रहे हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उसको। तो यहाँ मतलब वहां हम वर्क कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, यहाँ पर वी आर गेटिंग वर्क, सो दैट इज हीटिंग। तो हमें हमेशा वर्क नहीं मिलता रहेगा। जैसे ही सिस्टम और सराउंडिंग्स थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो वो आपका सप्लाई रुक जाएगा, कंटीन्यूअस सप्लाई नहीं मिल सकता है, किसी बॉडी से हीट ले लेके काम नहीं करते रहो।
ऐसा नहीं होगा। जैसे उस बॉडी का टेम्परेचर सिस्टम, बॉडी मतलब सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग जैसा हो जाएगा तो सप्लाई ऑफ वर्क विल बी स्टॉप। ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स।